नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीतिक घटनाएं मौसम की तरह बदल रही हैं। जी हां, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कुछ इसी तरह से हरियाणा की राजनीति में भी हलचल है। कुछ बातों का जिक्र हो रहा है। ऐसे कौन से कांग्रेस के विधायक हैं जिनका बीजेपी प्रेम कुछ कहता है? हमारे आज के दंगल के सवाल, एक बार नजर डालते हैं हमारे आज के दंगल के सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की बीजेपी से नजदीकियों के क्या है मायने? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते के पीछे की राजनीति क्या है? इन सब सवालों के जवाब हम लेंगे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया से, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे कि आखिर उनकी ये नजदीकियां बीजेपी के साथ, उनके इस रिश्ते को क्या नाम दें। लेकिन गोकुल सेतिया का वो बयान सुनाते हैं जब वो मुख्यमंत्री के तारीफों के पुल बांधते हैं, और फिर वो तस्वीरें जहां पर उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नजदीकियां क्या बयान करती हैं। इस राजनीतिक रिश्ते के मायने क्या है, सुनाते हैं आपको गोकुल सेतिया का वो बयान। छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। मान सम्मान करना राजनीति में एक दूसरे का अच्छी बात है, लेकिन जब राजनीति में जो विपक्ष के नेता या फिर विपक्ष के विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री की इस तरह से तारीफें करें, तो यकीनन सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद कुछ वो तस्वीरें भी हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के साथ वो नजर आ रहे हैं, भले ही वो विवाह समारोह की हो या फिर अनिल विज के पैर छूते हुए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गोकुल जी, आजकल कुछ चर्चे हैं राजनीतिक माहौल में आपको लेकर, आपके बयानों को लेकर। दीजिए प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको गोकुल जी? गोकुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गोकुल सेतिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दंगल में बात कर रहे थे गोकुल सेतिया की, उनसे संपर्क करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन उसी बीच एक और बड़ी अहम बात, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि चाबुक चलाने की जरूरत है अध्यक्ष को, खड़गे को। लेकिन क्या कांग्रेस में बदलाव होगा? अहम सवाल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कब होगा कांग्रेस में बड़ा बदलाव? क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक का संदेश बंद कर पाएगा कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी? क्या खड़गे के सख्त बयान और राहुल गांधी की नसीहत से बदलेंगे कांग्रेस के हालात? बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। प्रियदर्शनी जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, और दिनेश अग्रवाल हैं कांग्रेस से। दिनेश जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, कुछ बड़ी बातें कही गई, राहुल गांधी की तरफ से भी नसीहत दी गई, और खड़गे जी भी कह रहे हैं कि आपस में तालमेल बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तरह की मंथन तो पहले भी होता रहा है। दिनेश अग्रवाल। नवजोत जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और चैनल पर बैठे अन्य प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, एक चीज, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, चुनाव किसी भी प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, चुनाव परिणाम आने के बाद हर पार्टी अपने प्रदर्शन को लेकर मंथन करती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज तक कह रहे हैं, कि तंत्र मंत्र और यंत्र से जिस
से भाजपा ने जीत हासिल की चुनावी परिणामों में, वो ईवीएम की जीत थी, वो चुनाव आयोग की जीत थी, वो तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत थी। बावजूद उसके वो जो 42 सीटें जो अपनी हारी हुई दिखा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने मंथन किया। और हम तो 53 सीटें हारे हैं, तो मंथन तो हमारी पार्टी में भी है। नहीं, मंथन तो चल रहा है, लेकिन बार बार एक ही बात जो कही जा रही है, जो राहुल गांधी नसीहत दे रहे हैं कि हंटर चाबुक चलाइए, सजा दीजिए, एक्शन लीजिए, वो एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंथन तो आप करते रहिए, मेरा तो सवाल ये है कि मंथन के बाद एक्शन कब आएगा? नवजोत जी, आपने जो प्रश्न किया मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरा कहने का भाव केवल इतना सा है कि देखिए, जो कुछ सामने घटना घटी है उसके 20 कारण हो सकते हैं, और जो इंटरनल कारण होते हैं वो पार्टी के अंदर, पार्टी के मंच पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए जाते हैं। और मैं समझता हूं कि एक पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी की जो इंटरनल बातें हैं वो पार्टी के नेता आपस में कर रहे हैं, मैं उसको किसी भी तरीके से ऑन एयर मैं उन चीजों को नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक चीज कह सकता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, आज पूना के अंदर भी एक 95 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को आज बैठना पड़ गया इस बात के लिए कि देश में ईवीएम का खेल हो रहा है, अनशन पर बैठना पड़ गया। और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक जो गूंज आ रही है। दिनेश जी, ईवीएम की बात नहीं कर रही हूँ, ईवीएम पे आप फिर बोलिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इस पे बात कर रही हूँ कि इस मंथन के बाद कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा जो अब तक नहीं आ रहा। बड़े अभी भी नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं आया, बदलाव तो कहां से उम्मीद की जा सकती है? नवजोत जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप सब चीजों को अच्छे तरीके से समझती हैं, और आप इसीलिए सवाल कर रही हूँ दिनेश जी, इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं नवजोत जी वही कह रहा हूँ कि आप देखिए 23 तारीख को महाराष्ट्र का जो भी परिणाम आया, जैसा भी आया, आज 2 तारीख हो चुकी, 10 दिन से ज्यादा बीत चुके। 232 सीटें लेने के बावजूद महायुति अपना जो है सीएम फेस नहीं डिक्लेयर कर पा रही आज तक, 10 दिन बीतने के बावजूद। तो ये जो हमारे को जिस तरीके से तंत्र और मंत्र के साथ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके हमें हराने का जो काम किया है, उसके ऊपर भी मंथन हो रहा है, और पार्टी के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी मंथन हो रहा है, दोनों बातों पे मंथन हो रहा है। प्रियदर्शनी जी, चलिए प्रियदर्शनी को जोड़ लेते हैं एक बार चर्चा में। प्रियदर्शनी जी। नवजोत जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और दिनेश भाई को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, और पैनल में अगर कोई और भी बैठा तो उसको भी प्रणाम मेरा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चाबुक किस पे चलनी चाहिए? चाबुक क्या श्रीमान राहुल गांधी पे नहीं चलनी चाहिए? चाबुक क्या मुझे लगता है कुंठित सोच वाले जो प्रवक्ता हैं, जो सच स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्या उन पे नहीं चलनी चाहिए? क्या चाबुक उस संगठन पे नहीं चलनी चाहिए कि जिन्होंने इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए थे कि उनको लग रहा था कि सरकार में आ गए, विदाउट रिजल्ट ये लोग सरकार में ऑलरेडी अपने आप को आया हुआ सोच रहे थे। नवजोत जी, तो क्या चाबुक किस पे चलनी चाहिए? तो चैरिटी बिगिंस एट होम, एक अंग्रेजी में कहावत है, तो पहले राहुल गांधी पे ही चाबुक चल जानी चाहिए। हरियाणा में भी खूब सभाएं की दोनों भाई बहनों ने, महाराष्ट्र में भी खूब की, रिजल्ट आपके सामने एकदम साफ है, नील बट्टा सन्नाटा। उधर ठाकरे भी इनसे अलग हो गए भैया, उन्होंने भी बोल दिया भैया जय श्री राम, मुझसे नहीं झेले जा रहे हो आप लोग। और मैं अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी का एक मतलब इन्होंने किस तरीके से ये मैं बता रही हूँ, किस तरीके से हमारी संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं नवजोत जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म में। इसलिए ही शायद 20 साल हो गए हैं राहुल गांधी अभी भी मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उदाहरण ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं राहुल गांधी का एक संसद में जब वो बोल रहे थे, भगवान शिव शंकर की ये प्रतिमा लेके आए। उसके बाद मैंने देखा कि पुरानी भी कोई एक प्रतिमा प्रभु ईश्वर भगवान पता नहीं किसी भगवान की लेके आए, और उसके बाद शायद जगन्नाथ जी की लेके आए हैं, ठीक है। और ये लेके आए और उसमें उन्होंने जैसे हमारे एक संस्कार है कि हमारे जितने भी प्रभु श्री राम से लेके हनुमान जी, दुर्गा माँ सब आशीर्वाद देती हैं। उसको राहुल गांधी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा, संसद में बोला, दिनेश भाई को ये बात पता होगी, उन्होंने ये वाकई बोला है कि ये देखिए पंजे का हाथ, मतलब कि भगवान भी हमारे साथ है।
आपने इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा मतलब आपत्तिजनक आप बात कर सकते हैं? इसलिए तो हिंदू समाज आपसे कटा हुआ है, इसलिए ही तो उनको समझ में आ गया है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कि राहुल गांधी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उनको एज अ सीरियस पॉलिटिशियन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप उनको लीडर मान रहे हैं, तो पहले तो अपना लीडर चेंज करिए और ईवीएम रोना बंद करिए। ईवीएम आया, ईवीएम इनका जहां जाए जाते वहां ईवीएम खराब नहीं होता। प्रियंका गांधी 4.5 लाख वोटों से जीती, वहां ईवीएम ठीक था, वहां ईवीएम इनका ठीक हो जाता है। और जहां ये हार रहे होते इनका रोना मामा दिनेश जी नवजोत जी जिस तरीके की ये भाषा शैली इस्तेमाल कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या नवजोत जी भूल गए इस बात को कि इस देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार में जब इस तरीके की बातें करता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आई तो तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आई तो तुम्हारा एक कमरा चुरा ले जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आई तो तुम्हारा ये चुरा लेगी, वो चुरा लेगी। और हद हो गई इस बात की। आप देखिए ना अरुण गोविल को क्या बोला था उन्होंने, बोले आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। इनके कितने इनके वो जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, कितने लोगों ने बोला कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और उसके बाद ये हम लोगों को बोलते हैं, हमको भाषा शैली सिखाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात की कि मानसिक संतुलन बिगड़ा है तो देश के प्रधानमंत्री का बिगड़ा है, देश के गृह मंत्री का बिगड़ा है। आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि अमित शाह हरियाणा के अंदर आए और इतना बड़ा झूठ बोल के गए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है हरियाणा की जनता के साथ जो उन्होंने किया। मैं आज फिर पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि अमित शाह ये कह के गए कि 259 लाख करोड़ रुपया हमने केंद्र से हरियाणा की सरकार को दिया है। आज तक जवाब नहीं दिया इन्होंने इस बात का कि देश का गृह मंत्री इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। मानसिक संतुलन किसका बिगड़ रहा है? चलिए अच्छा, मुझे दिनेश जी मुझे ये बताइए, दिनेश जी मुझे ये बताइए, हम तय करेंगे। दिनेश जी एक सेकेंड, मुझे ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला कब होगा? महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार होना था, वो भी हो चुका। सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी थी, वो भी हो चुकी। मंथन बहुत हो चुका है, लेकिन नाम कब आएगा और बदलाव कब होगा? देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके प्रश्न बिल्कुल जायज हैं और मैं बहुत सम्मान के साथ आपको एक बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि कर्नाटक में एलओपी कितने दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुना? 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में एलओपी बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा और जल्दी बनेगा। पार्टी अभी उलझी हुई है, जिस तरीके के महाराष्ट्र के अंदर जो गड़बड़ी हुई है। 5 बजे ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चलिए आप ये मान रहे हैं कि पार्टी उलझी हुई है, इसी उलझन के बीच आपके दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड, इसी बीच आपके कांग्रेस के एक विधायक हैं सिरसा के, गोकुल सेतिया, उनका बीजेपी के साथ प्रेम प्यार बहुत ज्यादा आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय, उस पर भी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा। प्रेम प्यार और भाईचारा तो राम कुमार गौतम भी बहुत दिखा रहे हैं, वो भी आज हुड्डा साहब की तारीफ कर रहे हैं। आप पूछिए ना, इन्हीं के विधायक हैं, वो क्या कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने हुड्डा साहब के खिलाफ बोल के, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं हुड्डा के खिलाफ नहीं बोलता तो भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें नहीं आती। हाँ तो फिर अच्छा सुनिए, नहीं तो फिर दिनेश जी, गोकुल सेतिया की क्या मजबूरी है? वो तो विधायक बन चुके हैं और अभी तो आपको लग रहा है कि उनकी भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो उनका ये रिश्ता क्या नजदीकियां, मतलब क्या रिश्ते को क्या नाम दे? नवजोत जी, मैं समझता हूं कि इसके बारे में तो गोकुल सेतिया स्वयं अच्छे तरीके से बता पाएंगे ना उनकी क्या मजबूरी है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के 37 विधायक है, उन 37 विधायकों में से एक विधायक कि इतनी बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां और बीजेपी से प्रेम प्यार, ये तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसका जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप दे ही सकते हैं। और आपने खुद कहा मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने कहा, देखिए इसका जवाब तो गोकुल सेतिया से पूछा जाए, आप उन्हीं से पूछें, ज्यादा अच्छा होगा।
वही इसका जवाब दे सकते हैं, उनकी क्या मजबूरी है। मैंने आपको बड़े स्पष्ट उदाहरण से बताया कि राम कुमार गौतम जिस तरीके नहीं की भाषा आप राम कुमार गौतम पे कटाक्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप गोकुल सेतिया पर अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कोई भी। नवजोत मैम, आप एक चीज बताइए, गोकुल सेतिया जी ने क्या कहा है, कैसे कहा है, ये तो वो बता पाएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? चलिए ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया। प्रियदर्शनी जी, आपके कमेंट्स। कांग्रेस के विधायक बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्या कहना, आप टिप्पणी करना चाहेंगी? नहीं, देखिए मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति जो कि जिसको समझ और सुलझपन होगा उसको ये समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर बेहतर काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है, यही हो रहा है। दूसरी बात कि चलिए दिनेश जी को एमएलए जी के बारे में नहीं बोलना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाल मुकुंद शर्मा उन्होंने भी तो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्हीं के सो कॉल्ड साथी प्रवक्ता थे वो, तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि मैं इस पे ये टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ अभी क्योंकि उन्होंने बोला कि जी मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, वो तो बोल रहे हैं जी कोई आज तक ऑफिशियल प्रवक्ता ही नहीं बनाया पिछले 11 साल से कांग्रेस पार्टी ने, तो अब कौन सच बोल रहा है? दिनेश भाई सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रही है, ये बता दे पहले। नहीं प्रियदर्शनी जी, आप भी गोकुल सेतिया से बाल मुकुंद जी पर शिफ्ट हो गई, लेकिन ये तो भाजपा के लिए अच्छा है कि कांग्रेस के 37 विधायकों में से एक विधायक अगर भाजपा के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, ये तो भाजपा की अपनी उपलब्धि है। मैं तो उपलब्धि, अरे मैं बता रही हूँ ना, वो सारे विधायक परेशान है इनसे मैं बताऊँ, धीरे धीरे देखिए ये सब इनसे रोस्ट है, दुखी है, अंतरकल है। देखिए कौन चाहेगा, सबको चाहिए कि पॉजिटिव काम हो उनके क्षेत्र में, सबको चाहिए कि जिसको कहते हैं ना समृद्धि आए उनके एरिया में। ठीक है, इनका तो यही मकसद है, इनकी गाड़ी बहुत दिन तक बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, और जिस हिसाब से ऊपर से नीचे अगर इनको पूरा का पूरा कहते हैं ना रिवैम्प करना पड़ेगा कांग्रेस। चलिए ठीक है प्रियदर्शनी जी, शुक्रिया आपका और दिनेश जी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल गोकुल सेतिया के मामले में दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता ने टिप्पणी नहीं की। उनका ये कहना है कि पार्टी अभी उलझी हुई है नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी, और इस उलझन से जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कब बाहर आती है और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस की उलझनों को कब तक सुलझाती है, ये अपने आप में एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है जिसके जवाब का इंतजार आपको और हम दोनों को है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गोकुल सेतिया से ही दोबारा संपर्क करके कोशिश करेंगे ये जानने की कि उनका भाजपा के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। कर रहे हैं कि कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की भाजपा के साथ नजदीकियां, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया। गोकुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गोकुल सेतिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, उनको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही और उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही। दोबारा से बात करने की कोशिश लगातार उनसे हम कर रहे हैं। गोकुल सेतिया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यार देखो पागल बंदा, शायद नहीं सुन पा रहे हैं गोकुल सेतिया। गोकुल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं सुन पा रहे हैं गोकुल सेतिया, कुछ तकनीकी खराबी है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, माफी चाहेंगे। फिर दोबारा से इस हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैम, आ रही है जी। तो कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की भाजपा के साथ नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। गोकुल जी, क्या कहना है आपका, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि अगर हम किसी बुजुर्ग के पैरी हाथ लगाएं तो मैं ये समझता हूं कि ये तो एक ऑनर देने वाली बात होती है। ये रिश्ता ये कहलाता है कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक सरकार के कार्यक्रम में गया था, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने हमारे सिरसा को एक बहुत बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल की सौगात देने का काम किया, और
इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक सामाजिक रिश्ता भी होता है, ये एक उस तरीके का रिश्ता होता है जिसमें कि केवल हमें पार्टीबाजी नहीं देखनी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उनका धन्यवाद करने में भी किसी प्रकार की संकोच, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में जब रिश्ते होते हैं तो वो राजनीतिक तौर पर रिश्ते देखे जाते हैं गोकुल जी, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बन जाता है, क्योंकि खास तौर पे जब मुख्य विपक्षी पार्टी के एक विधायक की मौजूदा सरकार के लोगों के साथ नजदीकियां ज्यादा होने लगे। देखिए, हम राजनीति में किस उद्देश्य से आते हैं, हम किसी पार्टी के अंदर किस उद्देश्य से आते हैं? हम सबसे पहले, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारा इलाका, हमारा प्रदेश, हमारा देश वो प्रगति करे। इस उद्देश्य से आते हैं हम। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उनका धन्यवाद करने में आखिर दिक्कत क्या है? अगर हम विधानसभा के अंदर, हाँ, एक हॉल के अंदर अगर इकट्ठे बैठकर वहां लंच डिनर कर सकते हैं तो हम उनके साथ एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर मंच क्यों नहीं साझा कर सकते? तो मुझे इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या कोई गुरेज नहीं। दिक्कत तो किसी को भी नहीं है। अच्छी राजनीति की शुरुआत अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के विधायक जब खुलकर बीजेपी के नेताओं की या बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अनइजीनेस कांग्रेस के नेताओं को या फिर आप ही के हलके के नेताओं को हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन ऐसा कह रहा है, ना मुझे ऐसा लगता। ओके। और मुझे कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं लगी। मैंने कोई पार्टी लाइन से हटके कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। मैंने तो सिर्फ, अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं वो दे दे, तो अगर हम उनको थैंक यू कहते हैं तो आई थिंक ये तो एक अपने एटिकेट्स होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए। दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है गोकुल जी, तो यहाँ पर संभावनाओं पर ही चीजें और रिश्ते बनते हैं। तो राजनीति में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जरूर शुरू होती हैं, और उन्हीं चर्चाओं पर हम तो आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता से जब बात की तो उन्होंने टिप्पणी से मना किया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो गोकुल सेतिया ही जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं आपको इस चीज का। अच्छा, ये और भी मुझे एक छोटी सी बात, आई एम सॉरी, मुझे इस चीज की खुशी भी है कि अभी 2 मिनट पहले आपने खुद कहा कि एक अच्छी प्रथा शुरू की गई, और मुझे खुशी है कि आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। और पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। हर वक्त हम अगर किसी प्रकार से नेगेटिव टिप्पणी ही करें, अगर कोई किसी ने सौगात दी है, कोई काम किया है, तो मुझे लगता है कि उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहा जाता रहा है कि आप चुनाव से पहले भाजपा के साथ जरूर जाना चाह रहे थे, भाजपा से टिकट नहीं मिलने की बात हो रही थी, क्योंकि वहां पर जो कांडा हैं वो टिकट के दावेदार थे, या फिर वो भाजपा को पहले समर्थन दे चुके थे, इस वजह से कांग्रेस की तरफ आपने रुख किया। तो ये जो संभावनाएं हैं, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे गोकुल सेतिया? मैम, मुझे नहीं पता कि आपको किसने ये बात कही। आपके सूत्र कमजोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए आपसे पुख्ता कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि ना तो मुझे ऑफर थी, ना ही मैंने बीजेपी में जाना था, ना ही किसी प्रकार से कोई विचार विमर्श हुआ इस चीज पे, कोई ना टिप्पणी हुई। और इंडिपेंडेंट लड़ना था, लेकिन मौके पर जब मुझे कांग्रेस पार्टी से ऑफर आया तो कई चीजें देखते हुए मैंने उस चीज को सुटेबल समझा। उस समय जो मान सम्मान उन्होंने दिया मुझे सुटेबल लगा, तो मैंने पार्टी ज्वाइन करी और चुनाव लड़ा। चलिए, बढ़िया, पॉइंट टेकन। ऐसी चर्चाएं हैं कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, और निकाय चुनाव भी एक वजह है, क्योंकि गोकुल चाहते हैं कि उनका ही कोई आदमी या उनका अपना कोई चेयरमैन के लिए आगे बढ़े, और इस वजह से भी ये नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। आप क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी? मैं देखो, हर इंसान की, एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है। मैं हमेशा कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करता कि चुनाव आ रहा है तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ करना है। और
देखिए, मैं वही व्यक्ति हूं, मैं बेशक बीजेपी में रहा, तो उस समय अगर मैंने मांग प्रदर्शन भी सरकार के अंदर किए थे, रोष प्रदर्शन किए थे, तो मैंने उस चीज से उस समय गुरेज नहीं किया। क्यों? मेरे इलाके के अंदर काफी नीड्स थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। जी। और मैं कोई सारी चीजों को राजनीतिक रूप से नहीं देखता, मुझे तो डेवलपमेंट से मतलब है। जी। और बाकी कौन आगे चुनाव लड़ेगा हमारी पार्टी से, वो पार्टी बैठ के तय करेगी कौन कैंडिडेट होता है, एक बार चुनाव अनाउंस हो जाए। जी। तो अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जितना मैं आपकी बातों से समझ पाई हूं, कि गोकुल सेतिया, कांग्रेस के विधायक, एक नई अच्छी राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में हैं, एक पहल कर रहे हैं अपने इन बयानों के और अपने इस मेलजोल से, कि एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत हो। ये कहना है आपका? नहीं, देखो, अपनी अपनी सोच की बात है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भी टिप्पणी करता है, कोई किसी प्रकार की भी टिप्पणी करता है, वो अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं कहेगा। सबकी अपनी सोच है और सबका अपना विजन है। तो ठीक है, अगर मैंने कोई स्टेप उठाया तो अगर लोगों ने, आप सब ने उसको अप्रिशिएट किया, तो मेरा भी हौसला बढ़ा है कि ठीक है, मैं एक अच्छी दिशा के अंदर जा रहा हूँ। तो कांग्रेस की अंदरूनी जो उलझनें चल रही हैं उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष के नाम का अभी भी इंतजार है। कांग्रेस विधायक क्या सोचते हैं कि कितना जल्दी और जरूरी है कि कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आए और उसकी अगुवाई में चीजें आगे बढ़ सकें? बतौर कांग्रेस विधायक क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं चुनाव से चंद दिनों पहले पार्टी में आया था और अब हाईकमान ने तय करना है क्या बीच में कोई जो देरी हो रही है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, और वो तो देखो, उस पे जो बड़ी लीडरशिप है हमारी, वही आपको क्लियर कर सकती है। मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक ट्रू पॉलिटिशियन की तरह गोकुल सेतिया जवाब देते हैं। जब बात कांग्रेस की आती है तो आप टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपकी बात नए रिश्तों की आती है तो उन रिश्तों के बारे में आप जरूर खुलकर टिप्पणी करते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये बैलेंस कर रहे हैं गोकुल सेतिया एक अच्छे मंझे हुए राजनेता की तरह। मुझे समझ नहीं आती मैम। मैंने अगर ये कहा कि कोई कुछ दे रहा है उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूं, तब आप सोच रही हैं कि मैं किस प्रकार से राजनीति मेरा किस दिशा में जा रही है। अब पार्टी का आपने पूछा, पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे टिकट देके चुनाव लड़ाया, और देखिए, तो जो सच्चाई है मैंने आपको तो वो बताई है। नहीं, आप बैलेंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, चाहे शब्द आपके बहुत आपका साथ ना दे रहे हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बयां कर रही है कि बैलेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं गोकुल सेतिया। नहीं, मैं तो आपकी जो आपने टिप्पणी करी, मैं तो उस पे हंस रहा था कि आपने चलो मुझे अप्रिशिएट किया, हो सकता है मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आपको लगता है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है? मजबूत विपक्ष। मैं एक आपको बात बताता हूँ, हमेशा क्या होता है कि देखो, जीत का कोई कारण नहीं होता, हार के कारण ही कारण होते हैं। बड़ी सीट्स हैं जो बड़े कम मार्जिन से हमारी पार्टी ने लूज की थी। बाकी ठीक है, बदलाव हर तरीके से जो काम करने का एक वे है, जो ढंग है, उसके अंदर बदलाव लेकर आएंगे, और समय के अनुसार चीजों में काम करने के ढंग में बदलाव होना भी चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया गोकुल सेतिया हमारे साथ जुड़ के अपनी बात रखने के लिए। सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ नजदीकियां उनके इस राजनीतिक रिश्ते के क्या मायने हैं, वो अपनी व्याख्या जरूर करते हुए नजर आए। एक मंझे हुए राजनेता की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच में अपने रिश्तों के साथ बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आगे ये राजनीति किस करवट बैठेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ सुरिंदर भाटिया भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनसे भी चर्चा करेंगे। भाटिया जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? दंगल में बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की भाजपा के साथ नजदीकियों के रिश्तों के बारे में, जो बाजार गर्म है, राजनीतिक जो अटकलें लगाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ CWC बैठक के बाद क्या हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदलता हुआ हम देखेंगे। मेरे साथ सुरिंदर भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भाटिया जी, आप क्या देखते हैं? CWC की बैठक हुई, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई हैं,
वही दोहराया गया है कि चाबुक चलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होते हुए क्या नजर आएगा सुरेंद्र भाटिया? ऐसा नवजोत जी, जो चीज CWC की मीटिंग के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, अगर उसे माना जाए तो ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता शायद कांग्रेस पार्टी नहीं बनाने जा रही है और उदय भान जी की भी जगह पे किसी और को लाया जाएगा। पार्टी इसलिए लंबे सोच विचार कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख के अपने सारी जो पुरानी रणनीति है, जो पहले उन्होंने केवल हुड्डा साहब पे छोड़ दी थी, उसके स्थान पर उन्हें सामूहिक नेतृत्व लाना चाहिए। और हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी है, इस CWC की मीटिंग में सारे नेताओं ने बैठ के आपस में बात भी की है और उसके बाद जो नतीजे आएंगे हो सकता है यही आए। जो मेरी व्यक्तिगत सोच तो यही है कि हुड्डा साहब के स्थान पर किसी और को LOP बनाया जाएगा और उदय भान जी के स्थान पे किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। दीपक बावरिया के स्थान पे भी कोई नया जो है कांग्रेस का प्रभारी आएगा। कांग्रेस के संगठन भी बनाया जाएंगे और हो सकता है ये इस महीने दिसंबर में हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को भी पता है, वो कांग्रेस पार्टी पे दूसरी जो चोट, जो नगर पालिका और निगम चुनाव, 38 नगर पालिकाओं के निगम के चुनाव होने हैं और उसका जो मेयर चुनाव है वो MLA के चुनाव के बराबर होता है। अगर कांग्रेस पार्टी अब भी नहीं संभली और शहरों में पूरी तरह हार गई अपने अंतर विरोध की तरह, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पहले ही हतोत्साहित है। जी अच्छा, एक चर्चा और है, क्योंकि आप सिरसा से ही हैं। सिरसा विधायक यानी कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की अचानक भाजपा के नेताओं के साथ करीबियां, भाजपा के साथ नजदीकियां, इस रिश्ते को लेकर कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं राजनीतिक गलियारों में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैं आपकी बात गोकुल से हो रही थी, मैंने जिस दिन गोकुल सेतिया, जिस दिन वो कार्यक्रम में 21 को गए थे, बाई चांस मैं 20 को उनके साथ एक कार्यक्रम में, एक शादी समारोह में थे, तो उस दिन मैंने पूछा गोकुल आप कल जाओगे? कहता बिल्कुल जाऊंगा। और वो दो चीजें, इसको आप दो चीजों से समझो। कोई ये कह दे भी गोकुल सेतिया का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सिरसा का मजबूरी है, सिरसा की मजबूरी ये है भी जो कांडा ब्रदर्स है, जो गोपाल कांडा और गोविंद कांडा है, वो भारतीय जनता पार्टी का, गोविंद कांडा तो विधिवत हिस्सा है लेकिन उनकी अपनी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी ये चाहते हैं कि हम उनसे दूरी बनाएं। और गोकुल सेतिया भी ये, उसको भी ये राजनीति जो कर रहा है, पिछले कम से कम 10 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, चाहे उम्र के वो छोटे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने गोपाल कांडा के मुकाबले लड़ा था, 602 वोटों से हारे थे। आमने सामने रहते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गोपाल कांडा को चाचा बोलता है, चाहे उनकी कड़वाहट जितनी मर्जी हो। मैंने अनेक सामाजिक संगठनों, सुरेंद्र भाटिया जी, वो एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में जब रिश्ते कहीं बनते हैं या रिश्तों की बात आती है और राजनीतिक रिश्तों की बात आती है तो संभावनाएं तलाशते हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति इससे अछूती नहीं है। आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं तो इन चीजों से हम इनकार नहीं कर सकते। सुनने में आ रहा है निकाय चुनाव भी एक वजह है जो गोकुल सेतिया की इस तरफ जो झुकाव नजर आ रहा है। हालांकि बात करते हुए कांग्रेस और भाजपा के बीच काफी बैलेंस बनाते हुए उन्होंने अपने जवाब दिए, एक मंझे हुए राजनेता की तरह। लेकिन आपकी नजर में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अगर अभी कुछ दिन पहले दिशा की मीटिंग थी जिसमें कुमारी शैलजा थी और तीनों विधायक कांग्रेस के थे और दोनों विधायक जो नहीं, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। मैं आगे की चीज बता रहा हूँ आपको, आगे की चीज बता रहा हूँ। वो मीटिंग में होना जरूरी था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनेलो के विधायक कुमारी शैलजा के साथ बैठे थे और कुमारी शैलजा ने बड़े सहज भाव से कहा था ये दोनों विधायक भी हमारे हैं
और ये कुछ सिरसा के पानी में भी है। जब 2007-8 में पीस कमेटी बनाई गई थी, सभी दलों के लोग थे। जब यूनिवर्सिटी का मामला था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता, 2-3 नेता वो कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उस आंदोलन में थे, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और मैं भी उसमें शामिल था। तो यहाँ पे मिलजुल के कुछ साझे मसलों पे सभी राजनीतिक दल, इवन की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, सभी लोग कुछ साझे मसलों में इकट्ठे होते हैं। और गोकुल सेतिया, मैं शर्तिया रूप से कह सकता हूं, गोकुल सेतिया की ये मुख्यमंत्री के पास जाना, अनिल विज जी के साथ जाना, अनिल विज जी की ग्रीवेंसेस कमेटी में तीनों कांग्रेस के विधायक थे, शीशपाल भी था, भरत सिंह भी थे। और गोकुल सेतिया थोड़ा सा अग्रेसिव है, वो अपने काम लेने के लिए और वो कांडा को पीछे करने के लिए ये रणनीति उन्होंने अपना रखी है। मुख्यमंत्री के तो अभी जो आपने सुरेंद्र भाटिया जी बोला ना, यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति की संभावनाओं का खेल है। और इसी राजनीति को झुटलाया नहीं जा सकता कि किसी अपने प्रतिद्वंदी को दूर करने के लिए अगर ये नजदीकियां या फिर रिश्ते आगे बढ़ाने पड़े, इसी को तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा है। हर राजनेता अपनी कोशिश करता है। बिल्कुल। गोकुल सेतिया सिरसा में अपनी पैठ जमाने के लिए अगर मुख्यमंत्री से उसके सद्भावनापूर्ण रिश्ते होंगे तो वो अधिकारियों से भी काम ले सके। एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल था। चलिए, उसका मकसद, क्योंकि वो मैं उस परिवार को 45 साल से भाटिया जी, मेरा वो सवाल ही नहीं है कि वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपनी राजनीतिक मजबूती देने के लिए नए रिश्तों का आगाज भी हो या नजदीकियां बढ़ाई जाए। मैंने नवजोत जी उसकी प्रशंसा बाकायदा अपने एडिटोरियल लिखा भी, ये अच्छी राजनीति है, राजस्थान में इस ढंग से होती है। और विधानसभा में ये सभी, जब हुड्डा साहब, अभय सिंह चौटाला और ये उस समय मनोहर लाल जी, अब सैनी साहब इकट्ठा लंच करते हैं एक ही टेबल। ठीक है, माफी चाहूंगी भाटिया साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि कोई किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीतिक रिश्तों में जब नजदीकियां बढ़ती हैं तो चर्चाएं भी होती हैं। अब ये आगे किस करवट और क्या अंजाम देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।